नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। 50,000 सैनिक, आईएनएस विक्रांत, राफेल, ब्रह्मोस तैयार, पाकिस्तान बॉर्डर पर पीएम मोदी के बड़े धमाके का कौन सा वीडियो आ गया, आज आपको दिखाऊंगा। बॉर्डर पर भारत युद्ध की वो तैयारी कर रहा, मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप। ब्रह्मोस से घबरा गया है क्या हाफिज? पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कर रहा है? क्या बोल गए ट्रंप? क्या भयंकर होने वाला है? आज इसकी भी बात होगी। पीएम मोदी ने लालू राहुल के मुस्लिम वोट बैंक वाले गढ़ में गजब किया। उधर योगी के अप्पू, पप्पू और टप्पू को लेकर क्या आग लग गई है, आज आपको बताऊंगा। राहुल के बाद खड़गे का ब्लंडर, पहले फेज की वोटिंग के पहले ही मान लिया है क्या कि सीएम तो एनडीए का ही बनेगा। मोदी का रोड शो वर्सेस लालू का रोड शो, लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी पीके ने किसका समीकरण बिगाड़ा है, आज इसका चैप्टर भी होगा। महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने की वो अनसुनी कहानी भी आपको दिखाऊंगा, जो हैरान भी करेगी और इंस्पायर भी करेगी। एक मैच का 1,000 रुपया पाने वाली महिला क्रिकेटर्स पर कैसे करोड़ों रुपया बरस रहा है, गेम चेंजर फैसले कैसे हुए हैं पिछले कुछ सालों में, आज उसके बारे में भी बात होगी। भारत की महिला क्रिकेटर्स बनी वर्ल्ड चैंपियन, उधर पाकिस्तान में कैसे आग लगी है, देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। और जब क्रिकेट की बात होगी तो सोचा है कभी मैं आज आपको बताऊंगा, जेंटलमैन्स गेम कहलाने वाले क्रिकेट में महिलाओं की एंट्री कब और कैसे हुई, सोचा है कभी? इसका जवाब भी आज मिलेगा। पाठशाला की पहली क्लास, 50,000 सैनिक, आईएनएस विक्रांत, राफेल, ब्रह्मोस की तैयारी, पाकिस्तान बॉर्डर पर पीएम मोदी के बड़े धमाके का कौन सा वीडियो आ गया, बॉर्डर पर भारत युद्ध की वो तैयारी कर रहा कि मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप क्यों है, ब्रह्मोस से घबरा गया है क्या हाफिज, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कर रहा है, ट्रंप क्या बोल गए, क्या भयंकर होने वाला है, सबसे पहले इसका चैप्टर। देखिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सबके होश उड़ा रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पहले न कभी सुना गया न देखा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। और जब तस्वीरें आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये युद्धाभ्यास नहीं है बॉस, ये तो युद्ध की तैयारी लग रही है। इस लेवल की तैयारी तो हमने सालों में देखी ही नहीं, जिस तरह से मामला भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास चल रहा है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों अचानक नरेंद्र मोदी ने 50,000 जवान उतार दिए हैं, 20 से ज्यादा वॉरशिप्स खड़ी हैं, आईएनएस विक्रांत, राफेल, सुखोई किस लिए वहां पर लगा दिए गए हैं, आसमान खाली कराया गया है, समंदर खाली कराया गया है। भारत का नया प्लान क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है या पाकिस्तान से नए युद्ध की तैयारी है? ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सैन्य अभ्यास तो सबने देखे हैं भाई, सबने सुने हैं सैन्य अभ्यास के बारे में। सैन्य अभ्यास कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन भारत की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह का सैन्य अभ्यास कर रही है, जिस मैसिव लेवल पे चल रहा, 50,000 सैनिक, सारे हथियार, उस तरह का सैन्य अभ्यास एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बॉस ऐसा तो अभ्यास देखा ही नहीं पहले, यह अभ्यास कम लग रहा है, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, समंदर में भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स उतर गई हैं, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये बातें लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इधर भारत की तैयारी चल रही है, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसने गजब की हलचल मचा दी। यह पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा खुलासा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ऐसी बात कह दी है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ ऐसा क्या कर रहा है, ट्रंप ने क्या खुलासा किया, आज आपको यह दिखाऊंगा। क्या पाकिस्तान पर ट्रंप के खुलासे और भारतीय सेना की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल के बीच कोई कनेक्शन है? ये सारी बातें आज होंगी, लेकिन पहले भारत की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की, जिसे युद्ध की तैयारी कहा जा रहा है, उसकी जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं, उसकी एक झलक देखिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
बॉर्डर पर जो तैयारी चल रही है उसे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और वो तैयारी कैसे हो रही है जिससे मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप मच गया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि भारत ने बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ऑपरेशन त्रिशूल। सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भी ऐसा कि तीनों सेनाएं एक साथ ड्रिल कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको उसी युद्धाभ्यास की दिखा रहा हूं। और चूंकि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं, इस मैसिव स्केल पर कर रही हैं, इसलिए इसका नाम त्रिशूल रखा गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों तालमेल के साथ ड्रिल कर रही हैं। युद्ध के दौरान कैसे तीनों सेनाएं बढ़िया कोऑर्डिनेशन रखें, इसकी प्रैक्टिस चल रही है। जब हर मोर्चे पर युद्ध शुरू हो जाता है तो इस तरह के तालमेल की बड़ी जरूरत पड़ती है। और इसलिए आप देखिए कि तीनों सेनाओं को एक साथ लगाया गया है। तीनों सेनाओं के एकीकृत अभियान, दुश्मनों के ठिकानों पर मारक क्षमता और मल्टी डोमेन युद्ध पर जोर दिया जा रहा है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का अभ्यास हो रहा है। रेगिस्तान में भी हो रहा है, समंदर में भी हो रहा है। और इसलिए यह सामान्य युद्ध अभ्यास नहीं दिख रहा लोगों को। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट इस पर लगे हुए हैं बॉस, कि जरा देखें भारत कर क्या रहा है। और इसमें खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास को भारतीय नेवी लीड कर रही है। अब नेवी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान जैसे तैसे तो बचा था, नेवी तैयारी बैठा था फोड़ने के लिए। लेकिन अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो नेवी लीड करेगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो इस अभ्यास में तीनों सेनाओं की ताकत लगी। थल सेना की सदर्न कमांड, नौसेना की वेस्टर्न कमांड और वायुसेना का साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर का भी ड्रिल होगा। इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों की डिप्लॉयमेंट होगी। भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाएगी। और इस युद्धाभ्यास के दौरान रेगिस्तान से लेकर समंदर तक में क्या हो रहा है, भाई साहब वो वीडियो देखिए जो मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक को भी अंदर ही अंदर डरा रहा होगा। देखिए तीनों सेनाएं कैसे युद्धाभ्यास में जुटी हैं, इसके कुछ और वीडियो आपको दिखाता हूं। जैसे ये वीडियो देखिए, ये भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड का है। सेना की इस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास किया है। एक बार के लिए आप वीडियो देखिए तो एकदम से लगेगा कि युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन ये सैन्य अभ्यास का वीडियो। इसमें आपको तोप दिख रही है, ड्रोन्स कैसे फोड़े जा रहे हैं, कैसे गोले दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिख रही है। और आवाज सुनिए जरा। एक और वीडियो देखिए, राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास टैंक्स की फायरिंग रेंज को चेक किया जा रहा है। जरा इसको भी देखिए। थर्टी सिक्स्थ रैपिड डिवीजन त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपना दमखम दिखा रही है। ये उसकी तस्वीर है, किस तरीके से टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास हलचल पैदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। त्रिशूल युद्धाभ्यास में भारत कौन कौन से हथियार, टैंक, फाइटर जेट उतार चुका है वो भी आपको बताता हूं। जैसे राफेल फाइटर जेट वहां पर दिख रहा है, सुखोई 30 MKI लगाया गया है, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम, T-90 बैटल टैंक, सी गार्डियन और हेरॉन ड्रोन्स। भारतीय नेवी की बात करें तो नेवी ने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को उतार दिया है। इसके अलावा तीनों सेनाओं ने अपनी एलीट फोर्स जैसे आर्मीज पारा मरीन कमांडो, एयर फोर्स गरुड़ कमांडो, ये भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी जमीन पर, आसमान पर और समंदर में हर जगह भारत अपनी सर्वोच्च ताकत दिखा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास कम, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। भारतीय सेनाओं की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान को करंट लगना तय है। अभी तो भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास को फुल गियर में स्टार्ट भी नहीं किया है, उससे पहले ही पाकिस्तान डर के मारे फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि काबुल और नई दिल्ली दोनों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखे। पाकिस्तानी फौज को दो फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक अलग ही गेम खेल रहा है। काबुल एक कठपुतली है और उसकी डोर भारत के हाथ में है।
यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कांपे टांग रही हैं। वो टांगे कांप रहे नहीं बोलते, वो बोलते हैं कांपे टांग रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टांगे कांप रही हैं कि भाई दो तरफ से हमला होगा। उनका डर इस बयान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि कहीं इधर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान न ठोके और उधर से भारत हमला कर देगा तो क्या होगा। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने यहां मॉक ड्रिल का ऐलान किया और उधर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। याद नहीं है आपको, कहा गया था कि मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल होना है, और मॉक ड्रिल होता उसके पहले रात में अटैक हो गया था। इसलिए जब भी भारतीय सेना कोई सैन्य ड्रिल करती है तो पाकिस्तान की धड़कनें, बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी नहीं, आतंकी भी दहशत में है। खबर है कि भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के डर से पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग लाहौर में रैली करने वाला था। यह कार्यक्रम 2 नवंबर को लाहौर में होना था, लेकिन लश्कर ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान की मीडिया में खबर यह चल रही है कि लश्कर ने भारत के युद्धाभ्यास के डर से रैली कैंसिल कर दी। लश्कर के आतंकी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूले हैं। उन्हें डर था कि कहीं युद्धाभ्यास की आड़ में भारत ने हाफिज सईद की रैली पे ब्रह्मोस दाग दी तो क्या ही होगा। एक ही झटके में उसके सारे आतंकी एक जगह ढेर हो जाएंगे। इसलिए भाई लोगों ने रैली कैंसिल कर दी भाई, कि पता चला रैली करते करते सीधा रेला निकल गया, ऊपर चले गए सब के सब, एक ब्रह्मोस आके गिर। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम रोक तो पाता नहीं है भारतीय ब्रह्मोस को। अब आप देखिए कितना डर है कि हाफिज सईद की रैली कैंसिल, उस सैफुल्ला जो इतना कूदता है उसकी रैली कैंसिल। ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान तीनों सेनाएं कहां युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है। आप देखिए एक बार, जमीन पर यह युद्धाभ्यास गुजरात और राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तानी इलाकों में चल रहा है। समंदर में यह युद्धाभ्यास नॉर्थ अरेबियन सी में होगा। इधर भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है, उधर भारतीय सेना ने चीन से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर युद्धाभ्यास के लिए नोटाम जारी कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने वाला है। यह ड्रिल नवंबर से लेकर जनवरी 2026 तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास में एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स पर जोर दिया जाएगा। वायुसेना ने 6 नवंबर, 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर और 1 जनवरी और 15 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट में नोटाम जारी किया हुआ है। यानी एक तरफ भारतीय सेना वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से लेकर चीन तक को मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरह की हिमाकत बहुत भारी पड़ेगी। इधर भारत युद्धाभ्यास के लिए नोटाम पर नोटाम जारी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने डर को छिपाने के लिए मुनीर ने भी युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने 2 नवंबर से 5 नवंबर के लिए युद्धाभ्यास का नोटिस जारी किया। पाकिस्तान की सेना सर क्रीक के पास लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अरब सागर के जिस इलाके में भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, उसी इलाके में पाकिस्तान ने भी फायरिंग के लिए नोटाम जारी किया है। इस इलाके में एक अहम हिस्सा भारतीय एयर स्पेस भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से एयर एक्सरसाइज होगी और पाकिस्तान की तरफ से नेवी ड्रिल होगी। इससे भारत और पाकिस्तान के आमने सामने आने और टकराने की आशंका बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं बॉस, ये खबर सामान्य नहीं है। बॉर्डर पे हालात बहुत अजीब से बन रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है, यह सवाल तो सबके मन में है। क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में एक और हमला करने वाले हैं? क्या भारत पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने वाला है या पाकिस्तान को कुछ मैसेज दे रहा है? इन सवालों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा खुलासा किया जिससे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के आदेश का बचाव करते हुए कह दिया कि दूसरे देश भी तो टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी करना होगा। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का भी नाम ले लिया और कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और कमाल की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा अनजाने में बातों बातों में नहीं किया, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है। दरअसल अमेरिका के सीबीएस चैनल ने ट्रंप का इंटरव्यू किया। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूरा 73 मिनट का अनएडिटेड इंटरव्यू पोस्ट किया। अब यह दावा किया जा रहा है कि चैनल ने जो 60 मिनट का ट्रंप का इंटरव्यू ऑन एयर किया था, उसमें पाकिस्तान वाली बात थी ही नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने जानबूझकर पाकिस्तान के बारे में यह खुलासा किया है? ट्रंप ने अनजाने में यह बात कही या जानबूझकर, दोनों ही सूरत में ट्रंप ने खुद को और पाकिस्तान को फंसा दिया है।
क्योंकि अब तक ये बात किसी को नहीं पता थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ट्रंप ने अचानक खुलासा कर दिया और पाकिस्तान का कथित सीक्रेट सबके सामने आ गया। सवाल ट्रंप पर भी उठेंगे कि एक तरफ ट्रंप दुनिया में शांति स्थापित करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे उनकी जानकारी में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर रहा है। यह भी सवाल उठेंगे कि क्या ट्रंप की शह पर ही मुनीर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और क्या पाकिस्तान ने ट्रंप से इस टेस्ट के लिए कोई सौदेबाजी की है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट की बात सच है तो क्या भारत और इजराइल जैसे देश चुप बैठेंगे? ऐसे तो दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की नई होड़ शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट करना क्यों पड़ रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार कहा गया था कि भारत ने अटैक किया था जब आखिरी दिन ऑपरेशन सिंदूर के, तो किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बर्बाद हो गए थे, ऐसा आपने मीडिया में खबरें सुनी थी, सोशल मीडिया पे बहुत चला था। तो क्या इसलिए पाकिस्तान को नए टेस्ट करने पड़ रहे हैं, नए हथियार बनाने पड़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान जल्दी जल्दी ये सब कर रहा है कि भाई भारत के हमले से बचना है तो ये करना होगा? और क्या भारत इसको जानता है, इसलिए तो नहीं बॉर्डर पर ये सारी तैयारी चल रही है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये चीज समझिए कि ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की बात करके पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ा दी है। क्योंकि जब साल 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब अमेरिका और जापान ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी थी। इसलिए अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो फिर अमेरिका पर यह दबाव बढ़ेगा कि वो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा इसकी आड़ में भारत को भी पाकिस्तान को ठोकने का एक और मौका मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को फोड़ दिया था और तब ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के सरगोदा में किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट है जो भारत के हमले में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया था कि ना तो उसके एयरबेस सुरक्षित है, ना उसकी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है। और पीएम मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि न्यूक्लियर धमकी तो हमको देना मत, यह सब नौटंकी हम सहते नहीं। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा है तो ऐसा नहीं कि भारत चुप बैठा रहेगा। उधर ट्रंप के इस सनसनीखेज दावे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। शहबाज शरीफ सरकार इस दावे को न तो गलत ठहरा रही है, न ही सही ठहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, उसे भी न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 दिन में 19 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया में ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें लोग यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में लगातार धमाके सुने और इन धमाकों से पहाड़ फट गए, आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कोई इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे वीडियोस चल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं, वहां पर अलग अलग धमाके सुनाई दे रहे हैं। और उस बीच में जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और इसलिए अब ये सवाल, ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि क्या भारत जो हाल के दिनों का, हाल के कई सालों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसकी तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा है तो हैरान है, दुनिया भर के सैटेलाइट जिसकी तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं, क्या ये इसीलिए है क्योंकि भारत देख रहा है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकता है जो बहुत खतरनाक हो? क्या ये युद्ध की तैयारी है, युद्धाभ्यास नहीं? मुझे लगता है इसका जवाब बहुत दिन तो नहीं लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा। फिलहाल पाठशाला में अगले चैप्टर का वक्त हो गया। पीएम मोदी ने लालू राहुल के मुस्लिम वोट बैंक वाले गढ़ में गजब किया। उधर योगी के पप्पू और टप्पू ने क्यों आग लगा दी? राहुल के बाद खड़गे का ब्लंडर। पहले फेज की वोटिंग के पहले मान लिया है क्या कि सीएम तो एनडीए का ही बनेगा? मोदी का रोड शो वर्सेस लालू का रोड शो। लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी पीके ने किसका समीकरण बिगाड़ दिया, अब इसका चैप्टर देखिए। बिहार में वोटिंग को बस 2 दिन रह गए और नरेंद्र मोदी ने बिहार में गजबी माहौल बनाने का काम जो है वो जारी रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी की रैलियों और रोड शो से पूरा इंडी गठबंधन अलबलाया हुआ है। और अब तो पीएम मोदी ने लालू राहुल के मुस्लिम वोट बैंक वाले गढ़ में जाकर गजब किया है। उधर राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बिहार में है। राहुल गांधी ने बिहार में जाते ही नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करना फिर शुरू कर दिया था। वो नरेंद्र मोदी को वोट के लिए नाचने के लिए तैयार रहेंगे ये भी कह दिया था उन्होंने। लेकिन खुद राहुल गांधी ये कहते कहते वोट के लिए तालाब में कूद गए। राहुल गांधी के साथ ही नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए राहुल की बहन प्रियंका की एंट्री हो गई। भाई बहन की जोड़ी ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा वो आज आपको दिखाऊंगा। यह भी आपको बताऊंगा कि पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने क्या नया ब्लंडर किया है। यूपी की लड़ाई कैसे बिहार पहुंच गई है। अखिलेश भी बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, योगी भी बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ के अप्पू पप्पू टप्पू वाले बयान ने क्यों आग लगा दी है, कैसे आग लगा दी है, अखिलेश ने क्या जवाब दिया है, यह भी आज आपको देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले में कैसे लालू प्रसाद यादव खुद अब बिहार के चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। लालू यादव अपने बेटे के लिए जोर लगाने के लिए निकल पड़े हैं। ओवैसी प्रशांत किशोर किसका समीकरण बिगाड़ रहे हैं। आज ये सारी चीजें आपके लिए लाया हूं। साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि कैसे लालू परिवार में नई महाभारत शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करने उनकी सीट पर पहुंच गए। भाई भाई की ये गजब की लड़ाई जो है वो भी देखने लायक है, लेकिन इतना घमासान है बिहार में, पहले उसकी इंटरेस्टिंग झलक देखिए। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है, अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है। और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा। मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में उतरे हैं, तब से चुनाव अलग लेवल पर चला गया। बिहार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में 2 रैलियां की, एक कटिहार में, दूसरी सहरसा में। इन दोनों जगहों की रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने सीमांचल को साधने की कोशिश की। देखिए, सीमांचल वो जगह है जहां मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रभाव है। ये लालू राहुल के मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ है। सीमांचल में जाकर पीएम मोदी ने क्या धमाका किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी ने आज तूफानी अंदाज में प्रचार किया, क्योंकि कल यानी 4 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थम जाएगा। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में 122 सीट पर मतदान होगा। इसी वजह से एनडीए ने आज प्रचार अभियान तेज कर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह भी बिहार में कैंपेन के लिए पहुंच गए। पीएम मोदी ने सहरसा और कटिहार से आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि आज ये स्थिति हो गई भाई कि तेजस्वी यादव अपने पिता का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि लालू यादव, बीमार लालू यादव को कैसे बेटे के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखिए, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है। वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है। मतलब प्रधानमंत्री ये संकेत दे रहे हैं कि लालू जी की तस्वीर छोटी या एकदम साइड रखी गई है ताकि लोगों को लालू जी की तस्वीर देखकर जंगल राज याद ना आ जाए। पहले फेज में जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली, वहां 2020 में क्या नतीजे थे एक बार आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट जो है वो कितना प्रभावी है और ओवैसी और पीके किसका पहले फेज में समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले फेज में 121 सीट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर। और 2020 में क्या हुआ था, 2020 में जो एनडीए थी उसको आई थी 56 सीट 121 में से, और महागठबंधन को
उसको जो है यहां पर एज था और उसको सीट आई थी 65 और इसलिए ये पहला फेज जो है वो एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लालू राहुल के गढ़ वाले इलाके हैं ये इस पहले फेज में, जहां मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक मुश्त वोट करता है कांग्रेस के लिए या आरजेडी के लिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि मैं सीमांचल में धुआंधार कैंपेन करके कुछ प्रभाव लाने का प्रयास करता हूं। पीएम मोदी ने बिहार में लगातार 2 दिन 2 धमाके किए। पटना में रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ आई। महिलाओं ने अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर पीएम मोदी की आरती भी उतारी। ये तस्वीरें इंडी गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी। आप देखिए महिलाएं आरती कर रही हैं भाई, पीएम का रोड शो चल रहा है, महिलाएं अपने बैल्कनी में खड़े होकर आरती उतार रही हैं भगवान जैसे हों। आज पीएम मोदी ने 2 रैलियां की और खास बात यह कि इन रैलियों की गूंज सीमांचल में सुनाई देगी। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस आरजेडी के जंगल राज की बात तो की ही, साथ ही कट्टरपंथ का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। सुनिए एक बार। कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी यही पसंद है। कट्टरपंथियों के दबाव में इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून का विरोध किया था और कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा करने के लिए ये नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों ही कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। पीएम मोदी फुल स्पीड से बिहार में प्रचार कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन एक के बाद एक ब्लंडर किए जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करके खूब ब्लंडर किए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार चुनाव में कूदे तो उन्होंने भी एक ऐसा ब्लंडर कर दिया कि इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ जाए। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पीएम मोदी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, नीतीश की जगह किसी चेले को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। आप एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या ब्लंडर कर गए। और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है। ये आप लिख लो, चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा, ये कहेंगे वो। मल्लिकार्जुन खड़गे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पीएम मोदी चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को पीएम मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, किसी और को सीएम बना देंगे। लेकिन खड़गे के इस बयान का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? क्या कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली है? क्या कांग्रेस ऑलरेडी मान रही है कि सीएम तो एनडीए का ही बनेगा, नीतीश नहीं बनेंगे, कोई दूसरा बनेगा, लेकिन बनेगा तो एनडीए का। वो खुद ही कह रहे हैं भाई कि पीएम मोदी जो है वो सीएम किसी और को बना देंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि जीत रही है एनडीए। अब सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा वो आपका अपना आपकी अपनी भविष्यवाणी है, आपका अपना आकलन है। लेकिन वो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सीएम बनने की तो नौबत ही नहीं आनी, वो तो अब अपना ट्रीटमेंट कराएं, जो भी कराएं, जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं तबीयत खराब है। वो सीधा कह रहे हैं कि भाई सीएम नीतीश नहीं बनेंगे, मोदी का कोई चेला बनेगा। तो भाई मोदी का चेला बनेगा, इसका मतलब एनडीए जीत रही है, आप मान रहे हैं। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, यानी दो संकेत दे दिए कि कांग्रेस की बिहार में क्या हालत है। सुनिए एक बार। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, हालांकि यहां पर जो आना था
उससे पहले मैं देखा समाचार के लोग जा नहीं है तो ये कैंसल करना किसी ने कहा। सोचिए, बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष की रैलियों का यह हाल है कि इतनी भीड़ नहीं आ रही कि मतलब सम्मानजनक रैली हो सके। किसी ने कहा कि भाई कैंसिल ही कर देते तो अच्छा। इधर कांग्रेस चुनाव में कांड पे कांड करती जा रही है, उधर राहुल गांधी का बिहार में अलग कैंपेन चल रहा है। राहुल गांधी बेगूसराय में प्रचार के लिए तालाब में गोते लगाने लगे। राहुल गांधी नाव में बैठ के मछली पकड़ रहे मछुआरों को देख रहे थे, तभी इंडी गठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी पानी में कूद गए। वो कूदे तो राहुल गांधी कूद गए। फिर क्या था, राहुल गांधी मतलब कूदे तो एकदम माहौल बन गया, अरे बाप रे, जननायक पानी में कूद गए। राहुल गांधी मछुआरा समुदाय से संवाद करने आए थे, पानी में कूद गए और तैरने लगे। जो राहुल गांधी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी पे ताने मार रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाचने कहिएगा तो नचियो देंगे, राहुल गांधी जब खुद की बारी आई तो वोट के लिए तालाब में कूद गए, पानी में तैरने लगे। राहुल गांधी ने अपनी वही वोट चोरी और चुनाव चोरी की बातें इसके बाद दोहराई। मतलब पानी में तैरने के बाद भी बात वही की है जो पहले कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि पानी में धो धा के कुछ नया निकला। सुनिए, महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। यह तीसरा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने आप को कमजोर पा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, फिर आप चुनाव किस बात का लड़ रहे हैं जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि वोट चोरी हुआ है? और दूसरा सवाल यह है कि चलिए वोटर लिस्ट से नाम आपके हिसाब से, आपके गणित के हिसाब से गायब हो गया, आपकी रैली में से भीड़ कहां गायब हो रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे अभी ना बोले बॉस कि भीड़ उस तरह से नहीं आई, वो भी चुनाव आयोग रोक दिया कि नहीं, कोई रैली में नहीं जाएगा। राहुल गांधी गजब कर रहे हैं भाई, एक ही सांस में जीत का दावा भी कर रहे हैं, दूसरी सांस में कह दे रहे हैं कि चुनाव चोरी हो रहा है। मतलब अगर चुनाव चोरी हो रहा है तो इंडी गठबंधन जीत कैसे रहा है इनके हिसाब से? अगर इंडी गठबंधन जीत रहा है तो चुनाव चोरी कैसे हो रहा है? राहुल गांधी के अजब लॉजिक तो हम लोग के समझ के बाहर है। आपको आता होगा तो आता होगा, लेकिन ताल में कूदने और मछली पकड़ने वाली बात पर राहुल गांधी की खिल्ली तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने उड़ा दी। सुनिए तेज प्रताप क्या कह रहे हैं इस पर। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना, और मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ये गलत नहीं है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना, और मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ये गलत नहीं है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। तेज प्रताप कह रहे हैं कि मछलियां पकड़ते रह जाएंगे। अब मछली भी पकड़ में तो आएगी नहीं, वो घप से निकल जाती है, तो इसलिए ना इनके चुनाव पकड़ में आता है ना मछली पकड़ में आती है। इधर प्रियंका वाड्रा अपने भाई राहुल का साथ देने बिहार में पहुंची। प्रियंका वाड्रा ने सहरसा में रैली की, जहां आज पीएम मोदी ने भी रैली की थी। प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बात बात पर अपने अपमान का जिक्र करते हैं, इससे अच्छा है कि वो अपमान मंत्रालय ही बना लें जो उनके अपमान का रिकॉर्ड रखे। सुनिए प्रियंका वाड्रा को। एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी, एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो,
वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। अच्छा, प्रियंका वाड्रा देखिए, कह रही हैं प्रधानमंत्री जी लगा रही हैं, तू तड़ाक नहीं कर रही हैं, उनके इस तरह से बोल रही हैं। तो भाई को भी तो सिखा सकती हैं। जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी को कि मोदी ये करेगा, मोदी ने कर दिया, इस तरह की भाषा जब तू तड़ाक की बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये अपमान कर रहे हैं। खुद इतने संस्कार के साथ बोल रही हैं, वैसे ही अगर बाकियों को भी बोल देंगी बोलने के लिए तो अपमान की बात ही नहीं होगी। लेकिन बनवा रही हैं अपमान मंत्रालय, मतलब मंत्रालय बना लीजिए, अपमान तो होता रहेगा। ये नरेंद्र मोदी बनाम गांधी परिवार की लड़ाई है बॉस। लेकिन बिहार में यूपी की वो लड़ाई भी पहुंच गई जिसने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को आमने सामने कर रखा है, और इनके बीच तो आग गोले बरस रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में जमकर प्रचार कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की तरफ से प्रचार कर रहे हैं। दोनों के बीच जमकर चुनावी जंग देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने आज कहा कि इंडी गठबंधन में 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू, जो ना अच्छा सुन सकते हैं, ना अच्छा देख सकते हैं, ना ही अच्छा बोल सकते हैं। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में गप्पुओं की भरमार है। सुनिए क्या ही चल रहा, अप्पू, पप्पू, टप्पू, गप्पू, सुनिए दोनों को। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी गप्पुओं का मामला है। बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। क्या ही पॉलिटिक्स चल रही है। एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अप्पू, पप्पू, टप्पू, गप्पू, चप्पू चल रहा है। ये सीरियसनेस है पॉलिटिक्स की। और योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है ना बॉस, मुख्यमंत्री की ये भाषा है कि 3 बंदर आए हुए हैं, आप अपने ओपोनेंट को बंदर बोल रहे हैं। यही बीजेपी के 3 नेताओं को कोई बंदर बोल देगा तो क्या कीजिएगा फिर? प्रचार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कीजिए, क्या होगा नहीं होगा। अखिलेश और योगी का महामुकाबला बिहार में पहुंच गया है, तो एक और महामुकाबला बिहार में चल रहा है और वो है मुकाबला नरेंद्र मोदी और लालू यादव का। मोदी के रोड शो के जवाब में आज लालू प्रसाद यादव ने भी रोड शो निकाला। इसी के साथ आज बिहार चुनाव में लालू यादव की भी एंट्री हो गई। लालू यादव अब तक सेहत की वजह से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने दानापुर में आरजेडी के कैंडिडेट के लिए रोड शो निकाला। यहां से आरजेडी के रीतलाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो फिलहाल जेल में है। रोड शो के दौरान लालू यादव गाड़ी के अंदर से लोगों का अभिवादन कर रहे थे। लालू यादव ने कहा कि इस बार महागठबंधन की लहर है और युवाओं की सरकार बनेगी। देखिए वहां क्या माहौल। लालू यादव आज पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में निकले हैं और आप देखिए रोड शो करते हुए लालू यादव दानापुर विधानसभा चुनाव में अपना प्रचार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए लालू यादव यहां पर आप देख पा रहे हैं, वो इस गाड़ी में बैठकर जो दानापुर से रीतलाल राय जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो अभी जेल में है और उनके लिए चुनाव प्रचार करते लालू यादव आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महागठबंधन को जिताना है, युवा का सरकार बनाना, काफी लहर है, सब लोग एकजुट होकर युवाओं का जिताना है। महागठबंधन को जिताना है, युवा का सरकार बनाना। अब आप देखिए कि लालू यादव एक व्यक्ति का प्रचार करने निकले, रोड शो करने निकले, तो वो भी जेल में है। अब जंगल राज का आरोप नहीं लगेगा कि मतलब प्रचार भी उसका कर रहे हैं जो जेल में। क्या लालू यादव का खेल ओवैसी बिगाड़ देंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। लालू यादव का चुनावी समीकरण मुस्लिम वोट बैंक पर बहुत हद तक निर्भर रहता है।
लेकिन ओवैसी ने जब से बिहार में एंट्री की है तब से लालू यादव का समीकरण कुछ हद तक बिगाड़ दिया है। ओवैसी और लालू के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई अब तेज हो रही है। दरअसल लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी कह दिया था। इसी से बढ़ के ओवैसी ने तेजस्वी को ऐसा घेरा कि आरजेडी के खेमे में सन्नाटा पसर गया। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा था, फिर बताऊंगा ओवैसी ने आरजेडी के धागे कैसे खोल दिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। ओवैसी सीमांचल में खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी के बयान को ओवैसी ने मुसलमानों से जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी ने पूरे सीमांचल का अपमान किया है। जो लोग तेजस्वी के सामने नहीं झुकते, लालू के सामने नहीं झुकते, उसको चरमपंथी बता दिया जाता है। सुनिए ओवैसी को। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले, मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। भाई ओवैसी तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा कि सियासत उनके खून में है। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी ने बड़ी गलती कर दी है और अब वो लाख कोशिश कर ले मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ओवैसी का कहना है कि तेजस्वी जैसे नेताओं को तो वो उंगलियों पर खेल लेंगे। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ, तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए, तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। यानी बिहार में चुनावी लड़ाई तो दिलचस्प हो गई। बिहार का सियासी चैंपियन कौन बनेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो तो ये बड़ा चेंज आया तो परिणाम भी बदल गया। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। चूंकि इस वक्त महिला क्रिकेट की चर्चा खूब हो रही है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने की खूब चर्चा है, लेकिन आपने सोचा है कभी कि क्रिकेट के लिए तो कहा जाता रहा है कि वो जेंटलमैन गेम है, यानी भद्र पुरुषों का खेल। तो भाई उसमें पुरुषों के खेल में महिलाओं की एंट्री कब और कैसे हुई, और भारत में महिला क्रिकेट कब शुरू हुआ, आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल साल 1745 में पहला महिला क्रिकेट मैच खेला गया था। 1745 इंग्लैंड के सरे में खेला गया पहला मैच ब्रेमली और हैम्बल्डन के बीच हुआ था। धीरे धीरे महिला क्रिकेट लोकप्रिय होने लगा। 1890 से 1918 के बीच 140 से ज्यादा महिला क्रिकेट क्लब बने। 1926 में विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन की शुरुआत हुई। शुरुआत में महिलाएं स्कर्ट और ब्लाउज पहनकर क्रिकेट खेला करती थी। 1931 में ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट परिषद बनाई और यहीं से महिला क्रिकेट का विदेश दौरा युग शुरू हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं ने खेला था, और वो भी पुरुषों से 2 साल पहले 1973 में। इंग्लैंड की कप्तान राचेल हेहो फ्लिंट ने खुद के 40,000 पाउंड खर्च करके तब ये टूर्नामेंट कराया। फाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला वर्ल्ड कप जीता था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दूसरा वर्ल्ड कप 1978 में भारत में हुआ था। 1973 में भारत में पहला महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ। 1975 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विदेश के दौरे पर गई थी। तो ये एक लंबा इतिहास है। और अब आप सोचिए कि पहला विदेश दौरा 1975 में हुआ
और पहला वर्ल्ड कप 50 साल के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।